बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में आज देखते हैं मैट्रिक्स नॉर्म्स और उनका कंडीशनिंग ऑफ ए लीनियर सिस्टम से क्या ताल्लुक है। व्हाट इज़ द नॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स? The norm of a matrix is a real valued function that provides a measure of size, length, or magnitude of the matrix. Let R denotes the set of real numbers and Mn denotes the set of n cross n real valued matrices. The norm of a matrix on Mn is a function such that it relates Mn to the set of real numbers. Means when we apply this function to a member of this set, then we will get a member of this R with the following properties such that norm of a matrix A, ये जो क्वांटिटी है रियल वैल्यू ये 0 या 0 से बड़ी होगी फॉर ऑल A belonging to this set of all matrices of order n cross n. Norm of a matrix will be equal to 0 if and only if A जीरो मैट्रिक्स हो और जीरो मैट्रिक्स इसका मेंबर होगा. स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका नॉर्म लिया जाए तो ये किसके इक्वल आएगा कि मैट्रिक्स का नॉर्म और उसको स्केलर की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए. फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू आर एंड ए बिलोंगिंग टू एम एन, दो मैट्रिसेस के सम का नॉर्म लेस देन और इक्वल टू होगा उन मैट्रिसेस के इंडिविजुअल्स के नॉर्म्स के सम के इक्वल के सम के. फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू दिस सेट. इसी तरह से दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट का नॉर्म लेस देन इक्वल टू होगा उन मैट्रिसेस की नॉर्म की प्रोडक्ट के ए बी बिलोंगिंग टू एम एन. सो ये 5 प्रॉपर्टीज नॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है. गिव द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नॉर्म्स. सबसे पहले हम देख लेते हैं एल इन्फिनिटी नॉर्म को, यानी किसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है उसका मैक्स नॉर्म क्या होगा या रो सम नॉर्म क्या होगा. जी ये कैसे आएगा, इसी का डेफिनेशन है ए का एल इन्फिनिटी नॉर्म किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू maximum of this I varying from 1 to n and summation a I j summation j varying from 1 to n. इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर हम इसमें I फिक्स रखकर कोई भी I एक ले लें 1 से n तक वो ले लें और उसके बाद हम इसमें j को वेरी कराएं तो ये क्या बनेगा, उस ith रो के लिए j वेरी करने से बेसिकली एक रो की बात आ गई है. तो हमने क्या किया, एक रो किसी भी रो की हमने कोई एक रो ली है, उस रो की तमाम एंट्रीज की एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम ले लेना है. इस तरह से हर रो के लिए ये काम कर लेना है. जो उनमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो रो सम नॉर्म कहलाएगा. इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द सम्स ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द रोज. नेक्स्ट, द L1 नॉर्म ऑफ एन n क्रॉस n मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij इज डिफाइंड बाय, ये किसके इक्वल होगा, आप इनमें फर्क नोट कर लें. इसमें हम कॉलम वाइज चल रहे हैं. आई रो नंबर वेरी कराएंगे जे फिक्स करके. इसका मतलब क्या है, जो हमने काम वहां पे रो में किया है यहाँ पे हम कॉलम में करेंगे. इसको हम वन नॉर्म नाम देते हैं. यानी हर कॉलम को बारी बारी लेकर उस कॉलम की तमाम एंट्रीज की एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम लें. तो इस तरह हर कॉलम के अगेंस्ट एक सम एक क्वांटिटी आ जाएगी. उन क्वांटिटी में जो सबसे बड़ी क्वांटिटी है वो उस मैट्रिक्स का L1 नॉर्म कहलाएगी. इसे हम कॉलम सम नॉर्म भी कहते हैं और पहले वाला रो सम नॉर्म था. नेक्स्ट L2 नॉर्म है. L2 नॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय, किसके इक्वल है, लैम्डा मैक्स का स्क्वायर रूट. अब ये लैम्डा मैक्स क्या है, lambda max is the largest of the magnitudes of the eigenvalues of the matrix ATA. यानी A मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई करेंगे उसे ट्रांसपोज से, जो एक नया मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज में से जो सबसे बड़ी मैग्नीट्यूड वाली आइगन वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड उसका लैम्डा मैक्स है. L2 norm of a matrix is also called 2 norm or spectral norm or Hilbert norm.
It is minimum norm and hence is the tightest measure of the size of a matrix. The concept of the eigenvalues is introduced in the next chapter. Frobenius norm or Euclidean norm of an n cross n matrix A is defined by, ये इस तरह से आएगा. ये क्या किया जा रहा है, पूरे मैट्रिक्स की हर एंट्री का स्केयर लें और उनका सम करते जाएं. जब टोटल सम आ जाए उसका स्केयर रूट ले लें तो ये उसका फ्रोबिनियस नॉर्म या यूक्लिडियन नॉर्म कहलाएंगे. यहां एक बात दोहरा दूं कि जो वेक्टर्स के लिए L2 नॉर्म लिया जाए या यूक्लिडियन नॉर्म लिया जाए तो दोनों डेफिनेशन सेम हो जाती हैं, लेकिन मैट्रिसेस के लिए ये दो अलग अलग डेफिनेशंस हैं. तो इस तरह से हमने ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्म्स देख लिए हैं. L इन्फिनिटी नॉर्म, L1 नॉर्म, L2 नॉर्म और फ्रोबिनियस या यूक्लिडियन नॉर्म. फॉर मैट्रिक्स A the maximum row sum norm A infinity is consistent with the maximum norm x infinity of a vector x to ensure that, यानी कोई एक मैट्रिक्स A है और दूसरा वेक्टर X है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बेसिकली क्या बनेगा, एक मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से एक वेक्टर प्रोड्यूस होता है. उस वेक्टर का नॉर्म वो किसके इक्वल होगा, लेस देन इक्वल टू A का नॉर्म इनटू उस X वेक्टर का नॉर्म. बेसिकली ये मैट्रिक्स नॉर्म डेफिनेशन है और ये वेक्टर नॉर्म की डेफिनेशन इन्वॉल्व होगी. इन दोनों रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जो नंबर आता है दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस नंबर, जो कि A मैट्रिक्स और X मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आने वाले जो प्रोडक्ट में वेक्टर है उस वेक्टर का जो नॉर्म आएगा ये क्वांटिटी राइट हैंड साइड वाली उससे उसके इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी. अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि जो A इन्फिनिटी नॉर्म है, वो जो रेलिवेंट नॉर्म है A का, वो उस X वाले नॉर्म से कंसिस्टेंट है. How the distance between two matrices is defined. It just like how the distance between two vectors is defined वाली बात है कि आप उन दोनों मैट्रिसेस या वेक्टर का डिफरेंस ले लें और उस डिफरेंस मैट्रिक्स या डिफरेंस वेक्टर का नॉर्म ले लें, तो इससे उन दोनों वेक्टर्स या उन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा. What is the condition number of a matrix and that of a linear system? किसी मैट्रिक्स का कंडीशन नंबर क्या होता है? The condition number of a non-singular matrix A with respect to the matrix norm this is defined as. कैसे करेंगे, A का नॉर्म ले लिया जाए, उसको मल्टीप्लाई करें A इनवर्स के नॉर्म से, जो नंबर प्रोड्यूस होगा A के नॉर्म से और एक A इनवर्स के नाम से, जो उनकी प्रोडक्ट है वो कहलाएगी कंडीशन नंबर और हम उसे इस कैपा A से शो कर देते हैं और ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी. The major effort in computing the condition number of a matrix is in finding A inverse. हमें A given है, A inverse लाने के लिए जो effort करनी है ज़्यादा computing वो require करती है, which is prone to round of errors, यानी उसमें round of errors आ सकती हैं. Some strategies are available in the literature to mitigate this issue. The condition number of a linear system is the condition number of its coefficient matrix. बेसिकली जो लीनियर सिस्टम है हम उसे AX इक्वल टू B की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो AX इक्वल टू B की फॉर्म में लिखने जाने के बाद A मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स, जो उसका कंडीशन नंबर होगा वो उस पूरे लीनियर सिस्टम का कंडीशन नंबर कहलाएगा. Find the L infinity, L1 and Frobenius norms of the following matrices A and A inverse. हमें A मैट्रिक्स गिवन है, उसका इनवर्स भी गिवन है और क्या डिमांड की जा रही है कि L इन्फिनिटी नॉर्म, L1 नॉर्म और फ्रोबिनियस नॉर्म मालूम करें इन मैट्रिसेस का. फाइंडिंग द L इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ A, उसको हम ऐसे डिनोट करें, वो कैसे आएगा, सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ रो 1 ऑफ A. वो क्या होगा, -3 और 4 इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम ले लें, 7 आ गया. नेक्स्ट रो में से 3 आ गया, जो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू है वो A का इन्फिनिटी नॉर्म है. सिमिलरली जो L1 नॉर्म निकालें कैसे आएगा, ये वही का हमने कॉलम्स में कर देना है. तो पहले कॉलम की एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम 3 आ गया है, इनफैक्ट ये 4 आ जाएगा. ठीक है जी. और दूसरे में 4 × 2 ये 4 + 2 ये 6 आ जाएगा.
तो इस तरह से ये जो इनका मैक्सिमम है वो 6 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि इस ए मैट्रिक्स का जो L1 नॉर्म है वो 6 है। फ्रोबेनियस नॉर्म कैसे आएगा? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ रो 1 ऑफ ए, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 आ गया, और इस तरह से सेकंड रो में तमाम एंट्रीज के स्क्वायर सम ले लें, वो इस केस में 5 आ गया है। इनको भी ऐड अप करेंगे, जो सम आएगा उसका स्क्वायर रूट लें तो ये बनता है 5.48। तो इस तरह से ये ए मैट्रिक्स का फ्रोबेनियस नॉर्म आ गया। सिमिलरली सेम डेफिनेशन अप्लाई करके हम ए इनवर्स का एल इन्फिनिटी नॉर्म, L1 नॉर्म और फ्रोबेनियस नॉर्म मालूम कर लेते हैं। यही डिमांड थी हमारे प्रॉब्लम में। Taking the data from problem 10, find the condition number of the matrix A with respect to each of the three norms. The condition number of matrix A with respect to L infinity norm is given by kappa A is equal to A का नॉर्म L infinity वाला और A इनवर्स का भी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 आंसर आ गया। Similarly, the condition number of A with respect to L1 नॉर्म, तो A का L1 नॉर्म इंटू A इनवर्स का L1 नॉर्म, उनकी प्रोडक्ट ये 2.8 आ गई है। द कंडीशन नंबर ऑफ मैट्रिक्स A विद रिस्पेक्ट टू द फ्रोबेनियस नॉर्म, A का फ्रोबेनियस नॉर्म इंटू A इनवर्स का फ्रोबेनियस नॉर्म, ये आंसर हमारा 3.003 आ गया। सिमिलरली ये एक और एक्सरसाइज आ गई, फाइंड द L इन्फिनिटी, L1 एंड फ्रोबेनियस नॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये इस तरह से दो मैट्रिसेस गिवन है, तो M मैट्रिक्स को लें, पहले इसका L इन्फिनिटी नाम मालूम करें, हर रो का इस तरह से ये सम निकाल लें एब्सोल्यूट वैल्यूज का एंट्रीज की, जो उनमें सबसे बड़ी है दैट इज 21, वो L इन्फिनिटी नॉर्म आ गया। सिमिलरली M1 नॉर्म के लिए कॉलम में ये एक्टिविटी करेंगे, जो उसमें से हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज 19, तो ये इसका L1 नॉर्म आ गया। और फ्रोबेनियस नॉर्म के लिए क्या करना है, हर रो की हर एंट्री का स्क्वायर लें और सम लेते जाएं, और जो फाइनल सम आए उनका भी सम लेकर उसका स्क्वायर रूट ले लें तो फ्रोबेनियस नॉर्म आ जाएगा। सिमिलरली जो दूसरा मैट्रिक्स है M इनवर्स, उसके लिए हमने यही काम कर लिया। अब अगला क्वेश्चन क्या बन गया कि प्रॉब्लम 12 में से डाटा लेकर मैट्रिक्स M का कंडीशन नंबर मालूम करें विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द थ्री नॉर्म्स। तो ये तीन कंडीशन नंबर्स आ गए हैं मैट्रिक्स M के L इन्फिनिटी, L1 और फ्रोबेनियस नॉर्म के रेस्पेक्ट। What are the ill-conditioned and well-conditioned problems? Especially discuss these regarding the linear systems. Ill-conditioned or well-conditioned problem से क्या मुराद है? A computational problem is called ill-conditioned or ill-posed if small changes in the data, यानी कि इनपुट, cause large changes in the solution, the output. यानी आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपने सॉल्व किया, उसका सोल्यूशन निकाल लिया। अब आपने प्रॉब्लम में थोड़ी सी पर्टर्बेशन की है, थोड़ी सी चेंज की है किसी भी लिहाज से। अब जो चेंज हो, स्मॉल चेंज के बाद वो प्रॉब्लम थोड़ा बदल गया है, अब आपने उसको सॉल्व किया। अब जो सोल्यूशन आया है, अगरचे आपने इनपुट में या डाटा में या प्रॉब्लम में स्मॉल चेंज की थी, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं कि हमारा प्रॉब्लम इल कंडीशनड या इल पोज्ड है। आ प्रॉब्लम इज वेल कंडीशनड और वेल पोज्ड if small changes in the data cause only small changes in the solution. The main issue while solving an ill-conditioned problem is that the round of errors can cause the production of a wide range of worthless solutions, which appear to be original ones because they approximately satisfy the given problem. Therefore, minimizing the round of errors become more relevant for ill-conditioned problem. जो ill-conditioned या ill-posed problem है वो इतने नाजुक हैं कि हम काम करते हुए थोड़ी सी उनमें राउंड ऑफ एरर तो आनी है। ये ऐसा ही है कि हमने डाटा में खुद से चेंज लेकर आ गए हैं, तो अब जो चेंज आएगी हमारी मर्जी से आए या राउंड ऑफ एरर की वजह से आए, तो या पर्टर्बेशन की वजह से आए, तो बहरहाल जो उसका सोल्यूशन पे इफेक्ट आएगा वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। लिहाजा इल कंडीशन प्रॉब्लम के लिए राउंड ऑफ एरर्स का ख्याल रखना ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है।
अब जो इल कंडीशन लीनियर सिस्टम होगा उसके मतलब बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टम है जो कि इल कंडीशन है, तो क्या होगा, द सोल्यूशन ऑफ इट्स परटर्ब्ड सिस्टम, द वन विच इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस इन द ओरिजिनल सिस्टम ईदर थ्रू स्मॉल चेंजेस इन ए और बी, यानी ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स में या राइट हैंड साइड वाले बी मैट्रिक्स में कोई चेंज करके अगर हम थोड़ी परटर्बेशन करके नया सिस्टम लेकर आते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो नए सिस्टम का सोल्यूशन आएगा वो ओरिजिनल सिस्टम के सोल्यूशन से बहुत ज्यादा डिफर करेगा अगर ये इल कंडीशन है. इन दैट केस द मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इल कंडीशन मैट्रिक्स. द डिटर्मिनेंट ऑफ एन इल कंडीशन मैट्रिक्स ए इज यूजुअली क्लोज टू जीरो, not the zero. Remind that if the determinant is at least zero, then a relevant linear system has either no solution or an infinite number of solutions. यानी अगर किसी ए एक्स इक्वल टू बी वाले लीनियर सिस्टम में ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो जाए तब तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे. लेकिन अभी सूरत हाल क्या है कि ए का डिटरमिनेंट इल कंडीशन होने की वजह से जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत करीब है. ग्राफिकली इफ आर लीनियर सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस or three equations is ill condition, then the two lines represented by the two equations or the three planes represented by the three equations are nearly parallel to each other. ill condition में क्या हो जाएगा कि वो जो दो इक्वेशन हैं जो कि दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, या दो इक्वेशन हैं जो कि तीन जो कि प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उस केस में वो प्लेन्स या लाइंस आपस में नियरली पैरेलल होंगी. ये इल कंडीशन में एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है लेकिन वेरी नियरली पैरेलल हैं. ये इल कंडीशन सिस्टम में उसका इफेक्ट आएगा. हाउ कैन द इल कंडीशनिंग और वेल कंडीशनिंग ऑफ अ लीनियर सिस्टम कैन बी डिटरमिन्ड? There is no strict line between the well conditioning and ill conditioning of a system, as these concepts are qualitative. A linear system whose condition number, that is the condition number of its coefficient matrix, is close to 1 is well conditioned, whereas a condition number which is significantly larger than A indicates that the linear system is ill conditioned. If the condition number is below 100, it is usually not a reason for concern. However, a condition number over 100 calls for caution. It may be noted that a coefficient matrix having magnitudes of diagonal elements larger than that of the other elements in each of the rows indicates well conditioning of the linear system. यानी एक चीज तो ये कि हमारा जो गिवन लीनियर सिस्टम है, अगर हम उसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स का कंडीशन नंबर निकाल लें, अगर वो 1 के आसपास है तो बहुत अच्छी बात है, 100 से छोटा है तो स्टिल चीजें जो हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो चुकी. लेकिन अगर 100 से बढ़ना शुरू हो गया है तो जो बढ़ता चला जाएगा उसकी इल कंडीशनिंग का लेवल बढ़ता चला जाएगा. और ये भी देखा गया है कि ऐसा मैट्रिक्स जो कि डायगोनली डोमिनेंट हो, यानी हर रो के अंदर जो डायगोनल एंट्री है वो एंट्री मैग्नीट्यूड के लिहाज से बाकी उस रो की बाकी तमाम एंट्रीज के इवन सम से भी ज्यादा हैं, यानी डोमिनेट कर रही है अच्छा खासा, तो उस केस में वो सिस्टम वेल कंडीशनड होगा. द बेसिक अप्रोच टू डिटेक्ट द इल कंडीशनिंग ऑफ अ लीनियर सिस्टम इज टू कंपेयर द सोल्यूशन ऑफ इट्स परटर्ब्ड सिस्टम विद सोल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम. यानी ओरिजिनल सिस्टम का सोल्यूशन निकाल लिया जाए और अगर उसके परटर्ब्ड या स्लाइटली चेंज करने के बाद जो नया सिस्टम आए उसका सोल्यूशन निकाल लें. अगर वो दोनों बहुत वेरी कर रहे हैं तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि हमारा ओरिजिनल सिस्टम इल कंडीशन था. सम एडवांस लिटरेचर ऑन न्यूमेरिकल एनालिसिस आल्सो डिस्कसेस सेंसिटिविटी एनालिसिस फॉर डिटरमिनिंग द इल कंडीशनिंग. अब ये एक सिस्टम गिवन है, दो वेरिएबल्स, दो इक्वेशन. It can easily verify that the given system had solution. इसका solution क्या है? x.5 और y equal to 1. Consider the perturbed system obtained by making a small change. हमने सिस्टम में बाकी सब कुछ वैसे रहने दिया है, लेकिन पहली इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे कोई स्मॉल क्वांटिटी एप्सिलॉन हमने ऐड कर दी है. अब जब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं तो x इसके इक्वल आ जाएगा और y इसके इक्वल आ जाएगा.
यानी पहले 0.5 और 1 था, जबकि अब 0.5 माइनस दिस क्वांटिटी है और y में ऐड कर देनी है ये क्वांटिटी। ये नया सोल्यूशन आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ओरिजिनल सोल्यूशन से बहुत ज़्यादा डिफर कर चुका है। इसका मतलब है हमारा गिवन सिस्टम इल कंडीशन सिस्टम है। This shows that the system is ill conditioned because a change in the right hand side of one equation of magnitude epsilon produces a change of magnitude 2500 times epsilon in the solution of x and a change of magnitude 500 times epsilon in the solution y approximately. For example, if we take epsilon as 0.002, then the solution of the perturbed system is given by, ओरिजिनल का 0.5 था जबकि इसका -4.4, ओरिजिनल में y1 था जबकि perturbed में 11 आ चुका है। तो बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। सिर्फ एक स्मॉल चेंज हमने की है। क्या चीज़ कि जो एप्सिलॉन क्वांटिटी है राइट साइड है पहले 2 मौजूद था, अब हमने 2.002 ले लिया है। स्मॉल चेंज की है एक जगह पे सिर्फ, और उसकी वजह से लेकिन जो सोल्यूशन है बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। इट मे बी नोटेड दैट द टू लाइन्स represented by the two equations are nearly parallel to each other and having almost same slopes. Find the residual vector of an approximation x to the solution of the following linear system whose exact solution is this. The residual vector for the approximation x is given by r is equal to b minus ax, वैल्यूज पुट की हमने इसमें, तो ये रेजिडुअल वेक्टर आ गया। यानी एग्जैक्ट सोल्यूशन ये था, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ये आ गया है। तो रेजिडुअल कितना आएगा, तो हमने रेजिडुअल निकाला और रेजिडुअल का नॉर्म भी हमने इन्फिनिटी नॉर्म मालूम कर लिया है। ये वेक्टर नाम की डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई हुई है। ऑल्दो द नॉर्म ऑफ द रेजिडुअल वेक्टर इज टू स्मॉल, द अप्रोक्सीमेशन x इज वेरी पुअर, विच इज ऑल्सो evident from the error norm this minus this। यानी रेजिडुअल का नॉर्म निकाला गया तो वो बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, अगरचे ओरिजिनल सोल्यूशन और अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है, और वो फर्क हमें उनके नॉर्म्स के डिफरेंस की वजह से भी नजर आ रहा है। तो इस टॉपिक से हमें क्या मिला? इस टॉपिक से ये मिला कि जब आप कोई लीनियर सिस्टम सॉल्व कर रहे होंगे तो अगर आप रेजिडुअल पे कंडीशन लगाते हैं तो रेजिडुअल स्मॉल होने की वजह से आप अपना जो अप्रोक्सीमेशन प्रोसेस है वो स्टॉप कर देंगे, आइटरेटिव प्रोसेस। लेकिन जो एक्चुअल चेंज है वो बहुत बड़ी आ चुकी है, अप्रोक्सीमेशन बहुत ख़राब है। एक्चुअली रेजिडुअल शो कर रहा है कि बहुत कम गैप है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन बहुत ख़राब आएगी इस तरीके से, और ये सारा कुछ इल कंडीशन सिस्टम होने की वजह से है। डिटरमिन द कंडीशन नंबर ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम ऐसा करते हैं कि इस मैट्रिक्स से जो कि हमारा गिवन जो सिस्टम चल रहा है उसमें से अगर बनाया जाए कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसी को ले लिया है, उसका इन्वर्स भी गिवन है हमें। अब हम क्या करते हैं कि इसे कंडीशन नंबर मालूम करते हैं। तो हमने ये प्रोसेस अप्लाई करके कंडीशन नंबर मालूम किया, तो ये कितना आ गया है, ये 30,000 से भी ज्यादा कंडीशन नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके रेलिवेंट जो लीनियर सिस्टम है वो इल कंडीशन है, या वो मैट्रिक्स खुद कह लें कि इल कंडीशन है, तो उस केस में जो उसका कंडीशन नंबर है वो बहुत हाई क्वांटिटी होगी। जबकि हमने कहा था कि 100 से नीचे नीचे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, वो वेल कंडीशनिंग को शो करता है। तो ये भी जाहिर कर रहा है कि ये सिस्टम इल कंडीशनड है। As tested, the linear problem in problem 18 is ill conditioned. A poor approximate solution to this system might have a small value of the norm of the residual, for example, as in problem 19. This means that the norm of the residual vector is not the proper indicator of the ill conditioning of a system. However, the condition number of a linear system is a definite indicator of the condition of a system, as tested in problem 20, that the condition number of the linear system is very large. Means ये कि approximate और exact solution के residual से जो quantity मिलती है वो हमें नहीं सही तरह इंडिकेट नहीं करती कि कंडीशनिंग के बारे में। अलबत्ता अगर कंडीशन नंबर मालूम कर दिया जाए तो उससे मैट्रिक्स की या लीनियर सिस्टम की कंडीशनिंग का बहुत तफसील से आइडिया मिल जाता है। ये कुछ थ्योरम है, इसे नोट डाउन कर लें।
नेक्स्ट एक इनइक्वालिटी है, ये थ्योरम है जो कि एल इन्फिनिटी नॉर्म और L2 नॉर्म ऑफ वेक्टर्स को आपस में रिलेट करता है। ये नेक्स्ट एक और थ्योरम है। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इस लेक्चर में हमने क्या बात की है कि मैट्रिक्स नॉर्म की डेफिनेशन क्या है और उस डेफिनेशन के मुताबिक इसको सेटिस्फाई करने वाले डिफरेंट जो नॉर्म्स मौजूद हैं, एल इन्फिनिटी नॉर्म है, L1 नॉर्म है, L2 नॉर्म है, फ्रोबेनियस नॉर्म है, इन नॉर्म्स के बारे में हमने बात कर ली कि इनकी स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है, इनकी वैल्यूज़ मालूम करने के लिए एग्जाम्पल प्रॉब्लम हमने देख ली। फिर हमने बात की कंडीशन नंबर की, वो कंडीशन नंबर कैसे मालूम करते हैं, और इसके बाद हमने बात की इल कंडीशनिंग के बारे में कि इल कंडीशन प्रॉब्लम क्या होता है और वेल कंडीशन प्रॉब्लम क्या होता है, और इल कंडीशनिंग मालूम करने के लिए कंडीशन नंबर का क्या रोल है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।